हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट लगा लिए हैं। आज हमारा 15वां सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और हमेशा की तरह हर क्वेश्चन को हम डीपली समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आंसर बता दूंगी, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, जो पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का डीपली एनालिसिस समझाया जाता है कि इसका आंसर ये होगा तो क्यों होगा, पूरा रीज़न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा ये रहा। बाकी जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। सारी क्लासेस वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन आपको क्या बताता है? तो देखिए, ये कथन आपको क्या बताता है। जैसे आप देखते होंगे ना, समाज में कहा जाता है कि ये पुरुष हैं, पुरुष सिर्फ बाहर जाकर काम करेंगे, ऑफिस का काम पुरुष करेंगे, जो घर का काम है वो काम जो है महिलाएं करेंगी, महिलाएं किचन का काम करेंगी, महिलाओं का काम है घर में झाड़ू पोछा करना, बच्चों को संभालना। ये चीज़ें जो कि मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है, ये चीज़ किसने बनाई है, किसने निर्धारित करी है, बताइए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि लैंगिकता ये जो है एक आनुवंशिक प्रतिभा है, या फिर ये एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर ये एक सामाजिक अवतरण है, या ये एक अंतर्निहित अवतरण है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मेल फीमेल की जो भूमिकाओं का निर्धारण किया हुआ है, ये निर्धारण कर दिया कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी। लड़के लड़कियां कहें या मेल फीमेल कहें, एक ही बात है। पुरुष और महिलाओं के काम को डिवाइड कर दिया गया है। ये चीज़ किसने करी है? तो ये चीज़ करी है समाज ने। ठीक है, ये एक सामाजिक अवतरण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आनुवंशिक रूप से होता है। आनुवंशिकता मतलब होता है कि कुछ गुणों का ट्रांसफ़र होना। जैसे आपके हेयर का कलर, आपकी आइज़ का कलर, वो जो कलर है कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी या पापा के हेयर के कलर या आइज़ के कलर से मैच करता होगा। जैसे आप देखते होंगे किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनके पेरेंट्स में भी किसी ना किसी की हाइट ज़्यादा रही होगी, इसीलिए उस बच्चे में वो गुण ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये होता है आनुवंशिकता। तो क्या आनुवंशिकता ये डिसाइड करती है कि पुरुष के ये काम है और महिलाओं के ये काम है? आनुवंशिकता तो डिसाइड नहीं करती है। दूसरा है अंतर्ज्ञानी अवतरण। क्या ये अंतर मन से ज्ञान आता है हमको? ये ज्ञान हमारे अंदर से आता है कि ये चीज़ करनी चाहिए? नहीं, ये चीज़ समाज ने बनाई हुई है। पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव होता है, विभेद किया जाता है, वो सिर्फ समाज का किया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रेड देना, कोडिंग करना, अंक देना, क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ, जैसे बच्चों को ग्रेड दे देते हैं, किसी बच्चे को ए ग्रेड देंगे, किसी को बी ग्रेड देते हैं, किसी को सी देते हैं, किसी को डी ग्रेड देते हैं, आपने देखा होगा। अगर अंकों की बात करें तो जैसे बच्चों को अंक देते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम लिया, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया बच्चों का, उसमें से किसी बच्चे को 40 दे दिए, किसी के 35 आ गए, किसी के 10 आ गए, किसी के 15 आ गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, अंकन, क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ, ये सभी अच्छी नहीं होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस जो हमने इससे पहले वाला वीडियो करा था प्रैक्टिस सेट, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्रेड देना, कोडिंग करना बच्चों को ऐसे करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे एक बच्चे को आपने ए ग्रेड दिया और वहीं एक बच्चे को सी ग्रेड दे दिया, जब ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो ये वाला बोल सकता है इस बच्चे को कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, देखो तुम्हें तो सी ग्रेड मिला है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इस तरीके से इस बच्चे का मोरल डाउन हो जाएगा, हेजिटेशन पैदा हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम से वो डरेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए ये चीज़ें ना हो। बच्चों को समान रूप से देखना है, उनको ग्रेड या फिर अंक इस तरह की चीज़ें नहीं देनी है। तो आपसे पूछा है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं, किस चीज़ के उदाहरण हैं? पहला है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक प्रगति को दर्शाने की विधि। तीसरा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। चौथा है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंपली गणन विधि, जहाँ पर गणनाओं से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, अंक देना, यहीं से आप समझ गए ये सब क्या है? गणनाएं हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये सभी कहाँ आएंगी, आपकी गणन विधि के अंतर्गत आएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता, ओके, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस चीज़ में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या फिर कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के सक्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किस चीज़ में करता है, इनमें से आपको ये बताना है। तो जो उपलब्धि का आकलन होता है ना, यानी कि बच्चे ने कितनी चीज़ें किस लेवल तक अचीव करी हैं, ये चीज़ें हेल्प करती हैं शिक्षक को कि वो अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रख सके। यानी कि देखिए, उपलब्धि मतलब होता है कि बच्चे ने क्या चीज़ें अचीव करी हैं। अब हो सकता है एजुकेशन के फील्ड में किसी ने बहुत कुछ अचीव किया हो, किसी ने कम अचीव किया हो, किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा रही हो, किसी की कम रही हो। तो इस सभी का अधिगमकर्ता का जो आकलन होता है, यानी कि बच्चों का जो आकलन होता है, वो शिक्षक को हेल्प करता है इस चीज़ में कि जो अधिगमकर्ता का प्रदर्शन है उसका रिकॉर्ड शिक्षक अपने पास रख सकें। यानी कि उस रिकॉर्ड में सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप देखते होंगे स्कूल में क्या बनता है, पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर बच्चे की सारी अचीवमेंट, उसकी प्रोग्रेस और वो किस तरीके से सीख रहा है, पूरी लर्निंग की प्रोसेस, वो एजुकेशन में कैसा है, साथ ही साथ वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह में कैसा है। जब स्कूल में कोई कंपटीशन होते हैं, डिबेट कंपटीशन हो गया या कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल जो बच्चे की प्रोग्रेस होती है, उसने कितना अचीव करा है और क्या उसकी कमियां हैं, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर बच्चे का अलग अलग बनता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रदर्शन का रिकॉर्ड जो है टीचर के पास वो रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपकी समावेशी शिक्षा पर आधारित है। और मैंने बहुत बार आपको ये समझाया भी है और थ्योरी की क्लासेस भी करवाई हैं फ्रेंड्स मैंने। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक सभी क्लासेस का आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जितनी भी बनी होंगी। साथ ही साथ अगर आपको सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उसी के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए क्लास भी लाती हूँ और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, और उन नोट्स की वीडियोज़ भी बनाई है मैंने, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने होंगे तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा वाला जो क्वेश्चन है इसे कर लेते हैं। समावेशी कक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, समावेशी कक्षा शिक्षा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सभी बच्चों को समान अधिकार दिए जाते हैं पढ़ने के। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चे सेम कंडीशन से आ रहे हों, हर किसी का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक बच्चा थोड़ा पुअर हो और एक बच्चा बहुत ज़्यादा रिच हो, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये स्कूल में नहीं देखी जाती हैं। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे उस बच्चे की संस्कृति कुछ भी हो, वो किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी रहा हो, सभी को स्कूल में एक साथ एजुकेशन दी जाती है। सिंपल सा आप ये समझिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, समावेशी शिक्षा होती है, उसमें कहा जाता है कि सभी बच्चों को सेम एजुकेशन देनी है, उनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, किसी भी चीज़ के बेसिस पर नहीं करना है। ठीक है, तो यही होती है समावेशी शिक्षा। अब आप अपने आंसर तक भी पहुंच गए होंगे कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, समता एवं समान अवसर के, या सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण के, या विश्व बंधुता के, या सामाजिक संतुलन के। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कि जो समावेशी शिक्षा है वो समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को समान रूप से देखा जाता है और उन्हें पढ़ने के समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। अब देखिए, ये तो आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, मैंने आपको करवाया भी था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWDA करके आप याद रख सकते हैं। तो ये जो आया था ये किस वर्ष आया था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 2016 में आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना होगा।
वैसे थ्योरी की क्लासेस में मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके समझाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताएं, आप जानते ही हैं जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हर व्यक्ति अलग अलग जगह से आता है, हर व्यक्ति में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे का जो मेंटल लेवल है सभी बच्चों का मेंटल लेवल उतना ही होगा। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें कोई चीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो उन्हें 3 बार पढ़ना होता है उस टॉपिक को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़कर ही उसको समझ जाते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो ये जो विविधता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। पहला है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों शिक्षक। दूसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। तीसरा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। ये ऑप्शन बाहर हो गया। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको हमेशा बोला है जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जा रहा है बच्चों को वर्गीकृत करना, बच्चों को पृथक्करण करना, बच्चों को अलग थलग करना, उनको सेपरेट करना, कंपटीशन करवाना, स्कूल में प्रतिस्पर्धा करवाना, ये सब आपके नेगेटिव चीज़ें हैं। ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे क्योंकि बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है, उनको लेबल नहीं लगाना है कि आप इंटेलिजेंट हो, जो इंटेलिजेंट हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा, जो मेंटली थोड़ा वीक है उनका अलग ग्रुप बनेगा। इस तरीके से बच्चों को वर्गीकृत नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है फ्रेंड्स तो आप टैग वर्ड्स देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स सीटेट वीडियोज़, ऐसे आपको प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ से आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने करवाए हैं, एक बार आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर ये समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए व्यक्तिगत विविधता वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करेंगे, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित होना होगा। ठीक है, यानी कि आप जानते ही हैं जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, तो किसी बच्चे को क्या होता है डेमो करके पढ़ना अच्छा लगता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आप कह सकते हैं जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ना पसंद अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियो क्लिप के थ्रू देखकर पढ़ना समझ में आता है। तो टीचर को इन सभी के लिए प्रवीण होना पड़ेगा, टीचर को प्रशिक्षित होना पड़ेगा हर फील्ड में, ताकि हर बच्चे की व्यक्तिगत नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं और पूरी क्लास उसको एक्सेप्ट करके समझ रही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, सबका मेंटल लेवल अलग होता है और हर कोई बच्चा जो है अलग अलग मेथड से पढ़ना पसंद करता है और उसको समझ में भी वैसे ही आता है। जैसे आप अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीडीपी कहीं और चैनल से भी पढ़ रहे होंगे, है ना, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन कौन कैसा कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो टीचर को इस चीज़ में प्रशिक्षित होना पड़ेगा, तभी जाकर बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो इनको शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखिए आपने पढ़ा होगा आरटीई एक्ट, मैंने आपको थियोरी में भी करवाया है, आरटीई 2009, जिसमें आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी है बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करी है इसी में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार। अब यहाँ पर ये जो आरटीई एक्ट आया था ये तो नॉर्मल बच्चों के लिए आया था, लेकिन आपसे पूछा है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने से कितने साल के बच्चों को देनी है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जो एक्ट है ये बना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मैं आपको क्लासेस करवा रही हूँ मैंने यूट्यूब पर ही देखा था। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इन वीडियोज़ को एज इट इज़ डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं और जैसे मैंने आपको कंप्लीट वीडियो करवाई है, ये आधे घंटे की होगी, तो वो क्या कर रहे हैं कि बीच बीच से इसको कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके उसको लंबा वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिएगा, सतर्क रहिएगा उन वीडियो से,
क्योंकि वहाँ पर आपको आधी चीज़ें तो ऐसी दी जा रही हैं जो कि यहाँ से डाउनलोड करके डाली जा रही हैं, और आधी चीज़ें वो अपने मन से उसमें ऐड करके डाल रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप बच के रहिएगा, इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल का नाम है शिक्षक प्रेप, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी उन्हीं पर आप विश्वास करें। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी मेरे पास नोट्स PDF होंगे वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, किस चीज़ से है? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, दूसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, और चौथा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। अब पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि इसमें कह क्या रहा है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करना, इसका तात्पर्य क्या है? तो शिक्षण सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य होता है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, सार्वभौम है अधिगम, जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस है ना वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए एक समान है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? अब देखिए, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने उनको बताया था जो संज्ञान आपका आता है ना, संज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन, ये आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपके ब्रेन से संबंधित होता है कॉग्निशन। तो जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिखे संज्ञान, आप सीधे आपका दिमाग जाना चाहिए आपके दिमाग के ऊपर, क्योंकि संज्ञान आपके दिमाग से ही कनेक्टेड है। तो स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का जो नियंत्रण होता है, जैसे आप योजनाएं बनाते हैं, समीक्षा करते हैं, संशोधन करते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते संज्ञान बोधन के अंतर्गत। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये चीज़ें नहीं आएंगी फ्रेंड्स, क्योंकि समायोजन ये नहीं होता है। समायोजन होता है कुछ चीज़ों को ऐड करना, एक दूसरे में मिला लेना। तीसरा, केंद्रीयकरण की बात करें तो ये सेंट्रेशन का गुण होता है। जब बच्चा किसी एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वो आपका केंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर अगर सोचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सृजनात्मक सोच। वैसे तो सोच बहुत सारे टाइप की होती हैं। देखिए, अमूर्त सोच भी होती है, मूर्त सोच भी होती है, प्रतिक्रियावादी सोच भी होती है। लेकिन जब बच्चे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जैसे बच्चों के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वो उन्होंने देखा है, तो उसके बेसिस पर वो जो चीज़ें सोचेंगे उसको हम कहेंगे सृजनात्मक सोच। क्योंकि सृजनात्मकता मतलब ही ये होता है जो चीज़ बच्चे खुद क्रिएट करते हैं, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे क्लास, जैसे स्कूल टाइमिंग है, ठीक है, अगर एक क्लास जो है आपकी मिस हो गई, यानी कि टीचर नहीं आए, और उस टाइम पर उस पीरियड पे कोई भी टीचर क्लासरूम में नहीं आ रहे, तो क्या होगा कि कुछ बच्चे वहाँ बोर होने लगते हैं खाली बैठे बैठे, क्योंकि वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं। या तो उन्होंने उससे पहले वाले पीरियड में जो पढ़ा होगा उसको रिवाइज करने लग जाएंगे, या फिर वो देखेंगे क्लासरूम में क्या चीज़ें चिपकाई हैं, जैसे चार्ट वगैरह चिपकाए होंगे, उसमें जो भी इमेज बनी होगी वो खुद से उसको बनाने लगते हैं एक रफ नोटबुक उठा करके। यानी कि जो बच्चे खाली बैठने पर बोर होते हैं और उस टाइम पर कुछ ना कुछ करने का वो सोचते हैं और करते भी हैं, वही बच्चे आपके सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अगर बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सोच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सृजनात्मक सोच। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अदर को भी हम समझ लेते हैं एक बार। अमूर्त सोच मतलब क्या होता है? अमूर्त सोच वो सोच होती है फ्रेंड्स जहाँ पर अमूर्त चीज़ें मतलब ये होती हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने में नहीं हैं उस चीज़ के बारे में भी अगर हम सोच रहे हैं तो वो हमारी अमूर्त सोच कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे? जैसे आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब मेरा सीटेट हो जाएगा फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं स्कूल जाऊँगा या जाऊँगी, फिर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। तो ये सभी आप क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। ये चीज़ें अभी आपके सामने हो नहीं रही हैं, बस आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं।
यही होता है आपका अमूर्त सोच। वहीं अगर हम बात करें मूर्त सोच की, तो मूर्त सोच मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग मतलब ये होता है जो चीज़ें हमारे सामने में हैं, मौजूद हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, जिन्हें हम टच भी कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने में हैं और उस चीज़ के लिए अगर हम सोच रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मूर्त सोच, यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। दोनों में डिफरेंस यही है, मूर्त सोच मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हैं और उस चीज़ के लिए अगर हम सोच रहे हैं वो मूर्त सोच है, और अमूर्त सोच वो है जो चीज़ें हमारे सामने में नहीं होती हैं, बस हम कल्पना कर रहे होते हैं, वो अमूर्त सोच है। और प्रतिक्रियावादी सोच वो सोच होती है जहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स करता है बच्चा, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्स से रिलेटेड ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। मैंने अभी आपको बताया था कि व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, यानी कि हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा किसी टॉपिक को एक बार पढ़ करके समझ जाता है, तो वहीं कोई बच्चा उस टॉपिक को समझने के लिए 2 बार उसको पढ़ता है, तब उसको समझ में आता है। तो इस तरीके से एबिलिटीज़ सभी की अलग अलग होती हैं, दिमाग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस केस पर कह रहे हैं कि उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाने की सबसे अच्छी मेथड कौन सी हो सकती है। तो देखिए सबसे अच्छी मेथड होगी आपकी विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हर बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाया जाता है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको बताया, किसी बच्चे को अगर डेमो मेथड से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो उन्हें आप डेमो करके दिखाएंगे। वहीं अगर किसी बच्चे को लेक्चर मेथड से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप उन्हें लेक्चर मेथड दे करके पढ़ाएंगे। वहीं अगर किसी बच्चे को करके सीख कर चीज़ें समझ में आती हैं तो आप उन्हें एक्टिविटीज़ करने का अवसर देंगे। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग दिमाग होता है, पढ़ने को लेकर भी, हर चीज़ को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हैं दुनिया में सब लोग वैसे ही होंगे। डिफ्रेंशिएशन हर व्यक्ति में होता है। ठीक है, चाहे कोई ट्विंस ही क्यों ना हो। आपने सुना होगा ट्विंस जो हैं दिखने में समान होते हैं, वो दिखने में समान होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% एक जैसे हैं। 100% दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाने की बेस्ट मेथड होती है विभेदी अनुदेशन, जहाँ पर हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो आपको बताना है किसका पूर्ववर्ती है। तो ये है फ्रेंड्स आपका सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाली स्टेज ये है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, ठीक है, जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो ये है आपका सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक हो गया। बाकी अभिप्रेरणा आप समझते ही हैं, मोटिवेशन। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारी जब रुचि तभी होती है जब हम अंदर से उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। आत्मनिर्भर मतलब होता है कि जब हम पूरी तरीके से अपने ऊपर किसी काम के लिए डिपेंड हो जाते हैं, वो आत्मनिर्भरता होती है। अधिग्रहण मतलब होती है किसी चीज़ को ग्रहण करना। ठीक है, अधिग्रहण, जैसे अभी आप ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान को, अभी आप सीडीपी के इस चैप्टर को समझ रहे हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक हो गया। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे, एसएसटी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सभी का। और हमने सोचा है कि पहले एसएसटी का स्टार्ट करते हैं इसके साथ, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड यस, अगर आपको नोट्स लेने होंगे सीडीपी के हैंड रिटन तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मैंने आपको नंबर दे दिया है, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।